हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड स्कॉलरशिप पक चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने सीसी का फॉर्म किस तरह फिल करना है। फाइनली आप उसको इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह आपने सीसी का फॉर्म फिल करना है। पहले आपने सीसी वेबसाइट पे जाना है, जो पहले आपने सीसी भी अप्लाई करना है, तो फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है। और सीसी का फॉर्म फिल किस तरह फिल करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपने क्रिएट अकाउंट पे जाना है, यहाँ पे यूज़र नेम लिखा है और ईमेल। यूज़र नेम में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें बड़ा मसला आता है कि लेकिन यूज़र नेम में आप ऐसा करते हैं कि जो ईमेल के @ से जो पहले जितने भी वर्ड्स होते हैं आप उसको कॉपी करो और यूज़र नेम में पेस्ट करो कि लेकिन आपको फिर याद हो। और ईमेल पासवर्ड भी आप उसका डाल सकते हैं, आप ये भी आप डाल सकते हैं। मैंने पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं और वो वाला फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर आपने नहीं बनाए तो आपने पहले इस तरह बनाना है, यूज़र नेम डालना है और ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और ये जो इनसे दी हुई ना कैप्चर ये भी डालना है। फिर आपने सबमिट करना है। फिर आपको ईमेल आएगा, ईमेल पे आपने क्लिक करना है, तब आपका लॉगिन नहीं होगा। पहले आपने ईमेल पे जाना है। तो ईमेल कभी कभी डायरेक्टली नहीं आता, कुछ टाइम बाद आता है, एक दिन बाद आता है, लेकिन मैक्सिमम जल्दी आ जाता है। लेकिन आपने फिर ईमेल पे जाना होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं ऊपर से, आपने ये वाला नहीं करना, आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन भी करना है, लॉगिन विद ईमेल और सीसी का जो उसके थ्रू नहीं, आपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है फर्स्ट वाला। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आपने करना है। और इंग्लिश पे भी अगर यहाँ पे आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, चाइनीज़ में चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। तो चाइनीज़ लेकिन आप लोगों ने इंग्लिश में करना है ताकि आपके लिए ईजी आसानी हो, फिर आपको समझ आएगा। चाइनीज़ में चेंज करो तो आपको इस तरह इंटरफेस शो होगा। और इंग्लिश में भी आप उसको चेंज करो तो आपके लिए आसानी होगी। तो इस तरह आप अपने इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। और चाइनीज़ में भी ये चाइनीज़ वाला आपके पास आ गया है ना। तो फिर आपके पास ईमेल जाएगा, ईमेल में आपने एक्टिव करना है। आपको एक लिंक आ जाएगा ईमेल में, उसको आपने क्लिक करना है, फिर आपने लॉगिन करना है। फिर आपने इस तरह लॉगिन करने के बाद आपने इस पर आपने आना जाना। तो अगर आपकी चाइनीज़ में शो हो रहा है तो आपने ऊपर से ये आपने जो इन्फॉर्मेशन ये दिए हुए हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारा सीसी के हवाले से सब कुछ उन्होंने ये दिए हुए हैं कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं एक ईमेल पे एक यूनिवर्सिटी अप्लाई करूँ, दूसरी ईमेल के ज़रिए दूसरी यूनिवर्सिटी की, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता चल जाता है। अगर आप एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन पेस्ट करते हो ना किसी एक पोर्टल पे, आपने अपना पासपोर्ट नंबर बाकी इन्फॉर्मेशन दी, तो अगर आप दूसरी ईमेल के ज़रिए दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको पता चल जाता है, तो आपको रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह कोई भी सीन नहीं है, सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहे कि मैं नहीं, आपके लिए 2 यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी, पहले 2 साल पहले आप 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे और 3 साल पहले आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रूल अब चेंज हो चुका है। आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ईमेल पे एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुए हैं। और हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर हुआ है, मैं आगे दिखाता हूँ कि एजेंसी नंबर क्या होता है। आप एजेंसी जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई करें तो आपने एजेंसी नंबर वहाँ पे पुट करना होता है, फिर आपको उस यूनिवर्सिटी का आ जाएगा। और बाकी यही इंस्ट्रक्शन हो, आप खुद भी रीड कर सकते हो, लेकिन इजीली आसानी है। और आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन पे जाना है, यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है लास्ट ईयर, अगर आप वो वाला पोर्टल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो मैं दोबारा वही पोर्टल पे अप्लाई कर सकता हूँ, वहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने न्यू मतलब कोई न्यू पोर्टल बनाना है तो न्यू भी बना सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लास्ट ईयर अप्लाई किया था लेकिन मेरा रिजेक्ट हुआ, तो ऐसा ना हो कि वो दोबारा उसको पता चल जाए कि वो लास्ट ईयर रिजेक्ट हुआ। तो इस ऐसे कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन अगर आपको दिल में कोई ख्वाहिश हो तो आपने अकाउंट बना लो। अगर मैं होता, लेकिन मैं वही वाला यूज़ करता। जैसे मैंने ये पहले ये फॉर्म फिल किया, ये लास्ट वाला फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने किसी और के लिए अप्लाई किया था लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, तो वही वाला फॉर्म पोर्टल भी आप यूज़ कर सकते हो, लास्ट ईयर वाला। लेकिन न्यू भी बना सकते हैं, अगर न्यू ईमेल डालो और न्यू अकाउंट बनाओ, वही वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आपने जो लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, एडिट द एप्लीकेशन डिटेल, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर ये आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने इसे बहुत क्लियरली और ध्यान से ये फिल करना है, ऐसा ना हो कि कोई गलती हो फिर आपके मसले हो जाए। लेकिन ठीक हो सकते, लेकिन आपने ध्यान से फिल करना है हर चीज़। आपने यूज़र नेम लिखना है,
गिवन नेम और यूज़र नेम लिखना है। ये पासपोर्ट पे जिस तरह पासपोर्ट पे लिखे हुए हैं उसी तरह आप यूज़ करते हैं। कुछ मसले कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक नाम है, मतलब अली है या आतिफ़ है, उसके साथ कुछ कोई और नाम नहीं है। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान, तो मेरा नाम गिवन नेम मोहम्मद है और यूज़र नेम ज़ीशान है। तो आप वो भी चाइनीज़ नाम आप वो गूगल ट्रांसलेटर में अपना नाम चाइनीज़ में कन्वर्ट करो, वही आप यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पुट कर लो, फिर आगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाइनीज़ नाम नहीं लिखते तो आगे आपका फॉर्म नहीं जाएगा। तो आपको जो गूगल ट्रांसलेटर पे एक्सचेंज करो, अपना नाम ट्रांसलेट करो और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, लेकिन ये यूज़र नेम और गिवन नेम आपने ख्याल रखना है। अगर आपका एक नाम है दोनों में आपने वही नाम लिखना है। अगर आपका एक नाम है मतलब आतिफ़ है तो इसके साथ और कोई नहीं है, मोहम्मद या कुछ और नहीं, तो आपने यूज़र नेम और गिवन नेम दोनों में वही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, बाकी रिलीजन क्या है, इस्लाम है, कौन सी कंट्री है वो भी आपने लिखना है। सिटी ऑफ बर्थ कौन सी सिटी में आप पैदा हुए हो वो भी आपने लिखा है। जैसे मेरे लकी मरवत हैं KPK से, वही आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी रिलीजन इस्लाम लिखना है। वहाँ पे अगर आप ऊपर जो मैंने लिखे हैं मेरी स्टेट क्या है, सिंगल या मेरी, वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेटिव लैंग्वेज कौन सा है, हमारा उर्दू है पाकिस्तान का। तो आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, ये पोस्ट आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे पासपोर्ट नंबर पे पासपोर्ट पे जिस तरह पासपोर्ट नंबर लिखा होते हैं उसको आपने यहाँ पे लिखना है। उसमें कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि फिर बाद में बड़ा मसला क्रिएट होता है। नीचे आपने नंबर लिखना है, अपना जो नंबर या आपका ओपन होता है वही वाला। ईमेल भी आपने यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास 2 ईमेल है तो दूसरा ईमेल भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका WeChat ID भी है तो WeChat ID भी यहाँ पे डाल सकते हैं। Skype ID है, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं, लेकिन आप डाल सकते हैं ईमेल और नंबर, WeChat ID अगर नहीं है तो छोड़ दो, अगर है तो डाल लो, लेकिन अगर नहीं है तो कोशिश करो कि बना लो। और स्काइप नंबर, अगर स्काइप ID है तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आसानी जैसे मैं कहता हूँ ऐसे आपने फिल करना है, आसानी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो क्लियरली आपने एक एड्रेस, अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है, मतलब करंटली डिफरेंट है, परमानेंट और कोई और है, तो आप उसको एक ही एड्रेस डालो, परमानेंट वाला डालो या करंटली वाला डालो, कोई मुश्किल नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन या कुछ नहीं है, कोई भी आप एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, यूनिवर्सिटी वाले आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, आपका नंबर नहीं मिल रहा हो, तो आपसे ऐसे बंदे का, अपने भाई का, फ्रेंड का, अबू का कोई नंबर दे दो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, एड्रेस भी दे दो, फ़ोन नंबर, ईमेल सब कुछ दे दो। या ऐसा बंदा हो कि एक्टिव बंदा हो, कि उसको सब कुछ मतलब टाइम पे उसके कांटेक्ट हो सके, तो इस ऐसे बंदे का कांटेक्ट डाला करो। फ्रेंड हो या कोई, जैसे आपको पता चले कि ये बड़ा एक्टिव बंदा है, उसको जैसे मैं कॉल करूँ या मैसेज करूँ तो वो रिप्लाई दे, तो इस तरह बंदे का कांटेक्ट डाला करो। कोई भी हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, भाई हो, कोई भी हो, आप उसको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी यार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है। ये मैंने फिल नहीं की थी, इस वजह से सेव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपने सिर्फ बैचलर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, बाकी FEC मैट्रिक की डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अगर मैं बैचलर के डालूँ और ना डालूँ तो कोई इफेक्ट, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप लास्ट यहाँ पे बैचलर, आपने बैचलर सेलेक्ट करना, अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर सेलेक्ट करना है, अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने मास्टर सेलेक्ट करना है। अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ मास्टर की इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ पे कौन सा फील्ड है, मेरा फिज़िक्स था, पाकिस्तान से था। ये इंस्टीट्यूट नेम आप लिख सकते हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू, UST बनू भी लिख सकते हैं, UST बनू। ये सारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका BS था तो आप BS लिख सकते हो, MEC है तो MEC भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपका मतलब स्टार्टिंग डेट क्या था, आपके डिग्री पे जो एंड डेट होता है, मतलब जो इशू डेट होता है, उसके डेट से तकरीबन अगर 4 साल है तो 4 साल पीछे जाया वही डेट आप डालें जो आपको डिग्री मिली है, तो इस तरह आपको आसानी होगी। यहाँ पे आपको फीस, अगर आपके पास मतलब MEC और BC तो आप ऊपर MEC डालो, नीचे BC डालो, तो यही भी आप आसानी होगी। मतलब कुछ लोग होते हैं जिसकी MEC होती है और BC होती है, तो आप ऊपर MEC डालो, नीचे BC डालो, तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे बाकी ये मैट्रिक इंटरमीडिएट की चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन देने की इतनी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ऐसा ऐसा ना हो कि आप लोग कह रहे कि मैंने ये नहीं डाले तो मेरा मसला, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा बंदे, बहुत से बंदे, मैंने खुद भी नहीं डाले थे, मैंने सिर्फ बैचलर की इन्फॉर्मेशन डालते। ऐसे बंदे जिन्होंने सिर्फ बैचलर की इन्फॉर्मेशन डाले थे उसका स्कॉलरशिप हो गया। ऐसा नहीं है, कोई भी सी नहीं कि अब अगर, क्योंकि वो सिर्फ बैचलर के जो सिलेक्शन करते हैं वो सिर्फ आपके बैचलर के बेस पे करते हैं। आपके बैचलर के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर के बेस पे आपको सेलेक्ट करते हैं। बैचलर के आपकी डिग्री देखते हैं, मार्क्स देते हैं, GPA सब कुछ देखते हैं, इस पर आपको सिलेक्शन करते हैं। अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो वो सिर्फ मास्टर के इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस तरह बाकी मैट्रिक की किसी के वजह से उन्होंने फार्मेलिटी दी हुई है ना, तो उसको फिल करने की अगर आप करना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे BC आप लिख सकते हो, ऊपर आप MSc डाल, अगर आपकी यहाँ पे MSc मतलब अगर आपकी MSc है, कुछ लोगों की MSc होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16 अगर MSc है तो उसके साथ 16 ईयर एजुकेशन लिखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोफेसर को कुछ पता नहीं चलता कि MSc क्या चीज़ होती है, क्योंकि वो सिर्फ बैचलर जानते हैं। तो आप उसके साथ 16 ईयर एजुकेशन लिखा करो अगर आपकी MSc है, तो उनके लिए आसानी होगी अंडरस्टैंड होने के लिए। यही आसान तरीका है अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन, इतनी मुश्किल नहीं है। या फिर एम्प्लॉय डेट, अगर आपकी कोई जॉब किया हुआ है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। जैसे मैंने थोड़ा सा जॉब किया था APS मरी में, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, इसमें मैंने थोड़ा सा जॉब किया था 2-3 महीने, तो मैंने वही डाले थे। अब अगर आपने कोई जॉब किया हुआ है तो डाला, अगर जॉब नहीं किया हुआ है तो अगर आपने लास्ट ईयर में कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या कोई कुछ भी किया है लास्ट ईयर में या यूनिवर्सिटी के ड्यूरेशन, तो आप वही इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। कोई भी डालो, कुछ भी डालो, लेकिन डाल दो इसमें, क्योंकि इसके बगैर फिर आगे आपका फॉर्म नहीं जाएगा। तो आपने इसका इन्फॉर्मेशन जैसा मैंने किया था उसका एम्प्लॉय डेट मैंने टीचिंग की थी, जो मेरा पोजीशन था, मतलब टीचर लेक्चरर जो पोजीशन था वो भी डाल सकते हैं। डेट भी आपने डालना है, तो वही भी आप डाल सकते हैं। आपका जो डेट मेरा आई थिंक सितंबर से स्टार्ट किया था, मेरी 9 सितंबर की डिग्री कंप्लीट हुई थी, 15 सितंबर से मैंने जॉब स्टार्ट किया था दिसंबर तक। यहाँ पे आप लेक्चर भी मैंने लेक्चरर था, मतलब मैं जो वहाँ पे टीचिंग की थी। फिर आपकी कोई भी हो, अगर लास्ट ईयर में आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है ना, तो आप उसको डाल सकते हो। तो उसको खाली मत छोड़ो, कुछ भी डालो, क्योंकि इस पर इतनी इंक्वायरी नहीं करते, लेकिन इसके बगैर आपका फॉर्म आगे नहीं जाता। तो कोई भी डाल सकते हैं, कोई टीचिंग की या कुछ और ऐसा कुछ जॉब किया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका 1 साल हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करके देता हूँ, क्योंकि फिर आपका ये फॉर्म फिल मतलब नहीं होगा। यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई आपका जो कोई जानने वाला हो जो चाइना में हो, उसका इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर वो चाइना में नहीं है तो आपका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है क्या अगर कोई आपका फ्रेंड हो या उसकी इन्फॉर्मेशन या सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं यहाँ पे, या कोई और बंदा हो, कोई फ्रेंड हो जो आपको गाइड कर रहा हो या कोई भी हो, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। या कोई अगर चाइना में, ज़रूरी नहीं कि वो चाइना में हो, अगर पाकिस्तान में हो तो उसी की भी इन्फॉर्मेशन, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। ऐसा ना हो कि कोई गलती हो फिर बाद में फिर मसला हो। या उसके फ़ोन नंबर, ईमेल भी आपने डालना है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। ये मैंने जो फॉर्म फिल किया था अपने भाई के लिए फिल किया था, तब मैं उसकी यहाँ पे अगर आपकी शादी हुई तो अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने फादर की इन्फॉर्मेशन लिखने हो गए, अपने मदर के नाम लिखना, फादर नेम, एज और ऑक्यूपेशन मतलब उसकी क्या है, और मदर की भी इंफॉर्मेशन, वाइफ की भी इंफॉर्मेशन ये आपने लिखनी होती है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं डालते तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाता। लेकिन जैसे मैं करता हूँ वैसे आपने, फिर इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो इस तरह आपने आसानी, मैं एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके देता हूँ कि फिर आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन नेम, जैसे पासपोर्ट पे गिवन नेम लिखा होता है, आपको इसमें बड़े ध्यान से लिखने होते हैं। अगर आपका एक नाम है तो आपने दोनों में वही एक नाम लिखना है।
अगर आपका गिवन नेम है, पासपोर्ट 2 नेम है या 3 नेम है, जैसे पासपोर्ट पे लिखी हुए हैं उसी तरह आपने यहाँ पे डालना है। गिवन नेम, सर नेम वहाँ पे दोनों आपने, यानी कि चाइनीज़ नेम आपने अगर वहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखने होंगे। बाकी पासपोर्ट नंबर कोई भी आपका कोई भी पासपोर्ट नंबर हो, मैंने वैसे अपने आप से कोई नंबर डाल देता हूँ, तो आप उसको भी आप लिख सकते हो। उसका एक्सपायरी डेट कोई भी हो आपने पासपोर्ट पे देख लो, लेकिन ये अपने ध्यान से डालें, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट, क्योंकि फिर ये आपका जब स्कॉलरशिप लग जाता है तो उसको ये चीज़ें वहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर बंदे का नाम लिखो जिसको मैं अपनी इंफॉर्मेशन अपना नाम ये चीज़ें लिखता हूँ। तो कोई अगर आपके जानने वाला हो या कोई चाइना में या बाहर हो तो उसका एड्रेस भी लिख सकते हो। जैसे मैंने फॉर्म अपने भाई के लिए फिल किया तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, क्योंकि मैं चाइना में हूँ तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस। ऐसा अगर आपको कोई जानने वाला तो चाइना में उसकी इन्फॉर्मेशन लिख लो, अगर चाइना में नहीं है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाला आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे अपने ईमेल डालना है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ gmail.com। इस तरह आपने सेव, यहाँ पे सेव हो गया। इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और सेव करना है, फिर आगे होते जाना है, सेव करके फिर आगे जाना है, फिर नेक्स्ट पे आपने आ जाना है। ये एजुकेशन, सारी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। ये भी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गए। तब आप कॉन्टैक्ट नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखने, वो भी लिखने। मैं अपना जो एड्रेस है आसानी के लिए वहाँ पे वो जो लिखा था वो वाला कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल लेता हूँ कि फिर आसानी हो, जल्दी हो सके। यहाँ पे वही वाला मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिख लिया। अपना ईमेल भी लिख लेता हूँ, ये मेरा पर्सनल ईमेल है, उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ .com। बाकी अगर कोई आपकी वाइफ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर वाइफ नहीं तो फादर अनमेरिड है तो छोड़ दें, अपने फादर की इन्फॉर्मेशन लिखो। मेरे जो अबू का नाम था अजमल ख़ान, उसकी एज 58 है, ऐसा है 58, और टीचर है। अगर आप कोई भी, ज़रूरी नहीं कि आपका टीचर हो या जॉब में तो जॉबलेस लिखो या कुछ भी लिखो। अपनी अम्मी का नाम लिखना है, जो भी आपके यहाँ पे अगर आप अम्मी का जो भी नाम है उसको आप लिख लो, करेक्ट लिख लो, जैसा वो लिख लो, ये फॉर्मेलिटी है लेकिन उसको ज़रूरत है। और हाउस वाइफ, अगर आपकी अम्मी कुछ काम नहीं कहते मतलब कोई जॉब, तो उसको हाउस वाइफ लिखो। अब मैक्सिमम ऐसा होती है अम्मी कि वो काम नहीं करते, नहीं, हाउस वाइफ लिखो, फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। यही आपका फॉर्म फिल हो गया, एडिशन आपने फिनिश पे क्लिक करना है, फिर आपका ये इंटरफेस आ जाएगा, ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। यहाँ पे पर्सनल फिनिश के बाद आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने टाइप ए है एप्लीकेशन, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए पे सिर्फ आप एम्बेसी के थ्रू जब अप्लाई करते हैं तो वो वाला टाइप ए है। जब आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो फिर आप टाइप ए पे अप्लाई करते हैं, ये वाला टाइप ए है, इसमें डिफरेंट है। टाइप ए का अलग है। टाइप बी आप अगर आप जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये वाला अप्लाई, ये टाइप बी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं, सीसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो वो टाइप बी है। टाइप बी पे सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी है आप टाइप बी पे अप्लाई करेंगे। और टाइप सी कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है या मोफकम कोई है, अभी तो ख़त्म हो चुका है, और कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको कहें तो आप उसको के थ्रू अप्लाई करें। तो आपने टाइप बी पे क्लिक करना है और न्यू एप्लीकेशन पे आना है। न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एजेंसी नंबर होता है, जो मैंने पहले भी बताया था एजेंसी नंबर क्या होता है। तो एजेंसी नंबर बताऊँ, हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है, आपने यहाँ पे एजेंसी नंबर लिखना है। जब जैसे एजेंसी नंबर यहाँ पे लिखोगी तो खुद ब खुद आपके पास यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे आपने एजेंसी नंबर लिखना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपने गूगल पे जाना है कि एजेंसी नंबर हर यूनिवर्सिटी के, मैं बताता हूँ जिस तरह मैं वीडियो में बताता हूँ इस तरह आपने फिल करना है। एजेंसी नंबर जैसे आप यहाँ पे एजेंसी नंबर लिख लेते हैं तो आपके पास खुद ब खुद यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। तो मैं गूगल में सर्च करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है। यहाँ पे आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है
CC अपडेटेड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपने ये लिखना है CC अपडेटेड यूनिवर्सिटी लिस्ट। यहाँ पे आपने गूगल में लिखना है CC अपडेटेड यूनिवर्सिटी लिस्ट 2023 CC गाइड ऑफिशियल, आपने ये लिखना है गाइड ऑफिशियल। ये फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है, तो अभी आ जाते हैं। तो फर्स्ट लिंक पे आपने इस पर क्लिक करना है। देखो ये है ना, यहाँ पे देखो सब कुछ आपके पास आ जाता है। ये पे हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी 280 273 यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी की एजेंसी नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, उसी यूनिवर्सिटी को ढूंढ लो और उसी का एजेंसी नंबर आप कॉपी करो। तो मैं एक यूनिवर्सिटी का, अपनी यूनिवर्सिटी का, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी हमें अपनी यूनिवर्सिटी से प्यार है, हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो उसका मैं एजेंसी नंबर कॉपी कर लेता हूँ। जैसे एजेंसी नंबर 10/217 मैं उसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। खुद ब खुद देखो मेरा ही, देखो खुद ब खुद यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। तो इस तरह आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले उसी का एजेंसी नंबर कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, तो खुद ब खुद आपके पास एजेंसी नंबर। अगर आपको गलत हो तो आपको नाम शो नहीं करता, तो यहाँ पे आपने ध्यान से वो कॉपी करना है, तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है। अगर कभी कभार ये मसला होता है कि आप पेस्ट करते लेकिन आपके पास यूनिवर्सिटी नाम नहीं आता, तो आपने ऐसा करना है कि इस फॉर्म को क्लोज़ करना है और दोबारा उसको लॉगिन करना है, दोबारा आना है, तो फिर आपके पास आ जाता है। कभी कभी ये मसला कर लेता है। तो यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज आपने नन पे क्लिक करना है और इंग्लिश को आपने एक सिलेक्ट करना है। तो अपने चाइनीज़ को नन करना है, क्योंकि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, तो आपने नन करना है। और इंग्लिश पे आपने एक्सीलेंट करना है, क्योंकि आप इंग्लिश तक तो आपने ज़रूर उसको एक्सीलेंट करना है। आपने बैचलर के लिए अप्लाई मास्टर के लिए अप्लाई करना है या PhD के लिए, और आपने वही आपने सेलेक्ट करना है। तो मास्टर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका इंग्लिश स्टार्ट है, इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास आ जाता है। हर यूनिवर्सिटी में आपने ये सेलेक्ट करना है, तो आपके पास उसके मेजर शो हो जाते हैं। इंग्लिश स्टार्ट, इसके बाद आपने इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। तो इंजीनियरिंग के बाद आपके जिस फील्ड में आप मतलब जिस डिपार्टमेंट से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले तो उस यूनिवर्सिटी में उसका मेजर आपने सेलेक्ट करना है। मतलब जिस डिपार्टमेंट से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले, जैसे मैंने अपने एक तरफ से एक यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी डाली, तो ये डिपार्टमेंट शो हो जाते हैं। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, ये सारी डिपार्टमेंट इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं स्कॉलरशिप। अगर खुदा न खास्ता कभी आपका मेजर यहाँ पे शो नहीं होता, तो इसका ये मतलब है कि आपका मेजर इंग्लिश में शो इस साल ऑफ़र नहीं हो रहा। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना है या सुपरवाइज़र से कि मेरा मेजर शो नहीं हो रहा है, या कभी कभी चेंज होता है मेजर का कोई, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप उसको चेंज, अगर कोई यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग में शो नहीं हो रहा था, दूसरे में भी आप ढूंढ सकते हैं, अपना मेजर आप ढूंढ सकते हैं इस तरह, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप अपना मेजर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपके पास खुद ब खुद वो ड्यूरेशन खुद ब खुद आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे आ गया ना, तो इस तरह आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है। इंजीनियरिंग जैसे कोई भी इंग्लिश में अप्लाई करना है, अगर चाइनीज़ में चाइनीज़ स्टार्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो चाइनीज़ वाला भी आपको शो होते हैं। यहाँ पे जितने भी मेजर शो होते हैं, इसका ये मतलब है कि इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं स्कॉलरशिप। तो फिर आपने सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आपके पास अपना मेजर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद ये फाइनली हो गया। फिर इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारे ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स का, ऐसे कोई की गलती नहीं हो। यहाँ पे आपने अपना पिक्चर अपलोड करना है। ये सारा मतलब दिया हो कि किस तरह अपनी पिक्चर, अगर अपने किसी फ़ोटो कापी वाले के पास जाओ कि मेरे लिए इस तरह फ़ोटो बनाओ। अगर नहीं तो आप गूगल पे भी जाके वहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दो, तो आपके पास इस तरह वो पिक्चर सेट कर लेता है। तो आपको या किसी फ़ोटो कापी वाले के पास जाओ कि मेरी इसके मुताबिक पिक्चर अपलोड, वाइट बैकग्राउंड ये आपके पास जहन में होनी चाहिए कि आपका पिक्चर वाइट बैकग्राउंड हो। ब्लू कर सकते, लेकिन वो जैसे रिक्वायर करते हैं तो इस तरह उसके मुताबिक आपने अपलोड कर दें। तो वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए। तो मैं ढूंढता हूँ, मेरे पास शायद पड़ा होगा। तो अपने पिक्चर यहाँ पे मैंने वाइट बैकग्राउंड अपना पिक्चर अपलोड कर लिया।
तो कोई भी आप यहाँ पे अपना वाइट बैकग्राउंड पिक्चर यहाँ पे अपनी डिग्री अपलोड करनी है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया नोटराइज का भी यहाँ पे मैं जो पहले बता रहा था कि आपको वहाँ पे शो होगा नोटराइज, तो यहाँ पे अपने डिग्री नोटराइज का भी आप अपलोड करनी है। तो किस तरह आपने अपलोड नोटराइज करना है वो मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई है, तो आप उसको वहाँ पे जाके आप यहाँ पे अपने डिग्री भी जहाँ पे पढ़ी है उसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे अपलोड हो गया। फिर इसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे अपलोड करने हैं, यहाँ पे जाओ। लेकिन सारे पीडीएफ में आपने अपलोड कर लें, पिक्चर में अपलोड नहीं होते हैं। सब कुछ को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर अपने लैपटॉप में सेव करने हैं। तो कुछ करें लैपटॉप से अप्लाई, क्योंकि मोबाइल से अप्लाई नहीं होती, तो लैपटॉप से अप्लाई करें। और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने पीडीएफ में रखने हैं। हर डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग से पीडीएफ बनाओ, उसको नाम दे दो, फिर आपने एक जगह रखो एक फोल्डर में। तो अगर आपके पास कोई गलती हो गई कि एक फॉर्म में से गलती हुआ, तो आप मतलब कोई गलत फॉर्म मतलब गलत अपलोड हो गया, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं डिलीट हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आप दोबारा कोई अपलोड करना चाहो सही वाला, तो उसको आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई कि KB से ज़्यादा ना हो और पीडीएफ फॉर्म में हो, ये आप अपलोड कर सकते हैं जिस तरह ये देख रहे हो। फिर आपने अपना स्टडी प्लान यहाँ पे अपना स्टडी प्लान भी अपलोड कर सकते हो। आपने स्टडी प्लान बनाया होगा, हर डॉक्यूमेंट में मैंने अलग से वीडियो बनाई है। रिसर्च प्रपोजल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाई तो इसकी जगह आप रिसर्च प्रपोजल भी आप अपलोड कर सकते हो स्टडी प्लान की जगह। यहाँ पे अपने स्टडी प्लान अपलोड, मैंने स्टडी प्लान बनाया तो मैं अपना स्टडी प्लान यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो अपना स्टडी प्लान भी यू अपलोड कर सकते हैं, या रिसर्च प्रपोजल भी। आप अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेड लेटर, ये रिकमेंडेड लेटर रेफरेंस लेटर होता है। उसके दो तरीके होते हैं। अगर आप उसका ऑनलाइन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना कि आपने अपने जिस प्रोफेसर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली उस PDF में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे अपलोड कर लो, वहाँ पे तो हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपने उसको अपने प्रोफेसर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी और ईमेल लिखना होगा, तो उसके पास ईमेल जाता है। ये बड़ा फजूल तरीके हैं, क्योंकि आजकल किसी प्रोफेसर को तो पता है कि वो रिप्लाई नहीं देते, फिर इसके पास इतना टाइम क्या होता है कि वो आपके लिए फॉर्म फिल करें। तो आपने उसके पहले से रिकमेंडेड लेटर बनाए होते हैं, तो दूसरा आपने डायरेक्टली यहाँ पे रिकमेंडेड लेटर अपलोड किया करो। ये तरीका है कि उसके पास आए, उसके प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन ले लो, जिस प्रोफेसर ने आपको रिकमेंडेड लेटर दिए हैं, तो उसके पास ईमेल जाता है, फिर वो आपके लिए रिकमेंडेड लेटर अपलोड करता है। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरा वाला या फिर डायरेक्टली आप रिकमेंडेड लेटर अपलोड करो, क्योंकि आपके पास पड़े होंगे। तो यहाँ पे आप रिकमेंडेड लेटर वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब दो रिक्वायर्ड होते हैं, 2 रिकमेंडेड लेटर। दूसरा भी आपने अपलोड करना है। जैसे मैं अपलोड करता हूँ, आपने इस पर क्लिक करना है और अपलोड करना है, फिर आपने सबमिट करना है। नीचे पासपोर्ट, तो आपने अपना पासपोर्ट पिक्चर भी अपलोड करना है। किस तरह अपने पासपोर्ट जो फ्रंट पेज है, ये दिए हुए के फ्रंट पेज हो, वो नहीं जिस पे आपके वो भी जो आपका बायोडेटा, लेकिन वो मतलब दोनों पेजेस हो आपके, जो दोनों पेजेस, एक तो वो जिस पे आपके पिक्चर लगा होता है और बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा पेज भी लगा हुआ होता है ना, उसका वो दोनों, जैसे हम बुक को ओपन करते हैं तो दोनों पेजेस नज़र आ जाते। इस तरह आपने उसका दोनों पेजेस का एक पिक्चर लेना है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है, वो वाला अपलोड करना है। तो इसी तरह आपने पासपोर्ट पिक्चर अपलोड करना है। सिर्फ वो बायोडेटा वाले नहीं, दोनों पेजेस आपने अपलोड करने हैं यहाँ पे पासपोर्ट के। तो उसको PDF में कन्वर्ट करो, फिर आप उसको अपलोड कर सकते हो। फिर आपने जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो मेडिकल फॉर्म होता है, मैंने पहले भी बताया कि आपने किस तरह वो बनाना है। अपने सब कुछ ये सारे जब अप्लाई करते तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार किए हुए होते हैं। तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म इस तरह आपने अपलोड करना है, उसको PDF में आपने अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोडेड ऑप्शन आना है, तो उसको कभी कभी नेट मसला कर लेते हैं, तो वहाँ आ गया। तो यहाँ पे आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो वहाँ पे उसको आसानी के साथ उसको यहाँ पे कभी क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और अपलोड कर लें। कभी कभी नेट इशू कर लेते हैं ना, तो ध्यान से करना है, कोई गलती ना हो, तो क्योंकि वो फिर ये डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो आपने अपलोड करना है, फिर सबमिट करना है।
इस तरह आपके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। ये देखो, ये जिसके साथ यस लिखे होते हैं वो इसके बाद हैं जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं पब्लिकेशन, या अगर आपने कोई पब्लिकेशन की पेपर पब्लिश किए तो उसको आप यहाँ पे उसको जो फर्स्ट पेज है उसको आप यहाँ पे मतलब वो जो एब्स्ट्रैक्ट की चीज़ लिखी थी उसको अभी अपलोड कर सकते हैं। नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है, जिसके पास हो तो वो कर सकते हैं, जिसके पास नहीं हो ये कंपलसरी नहीं है। ये जो नो लिखा होता है इसका मतलब है ये नो कंपलसरी, अगर है तो उसको अपलोड कर, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। ये आर्ट्स लोगों के लिए, जो आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो उस लोगों के लिए ये, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मैंने भी पहले भी बताया था कि आपने सपोर्टिंग जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं जो भी हैं एक्सेप्टेंस लेटर हैं आप उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में डाला, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मैंने वीडियो बना थी आपने किस तरह सपोर्ट रखें, वहाँ पे आपने जो एक्सेप्टेंस लेटर वो स्टार्ट में रखने हैं, बाकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं बाकी जितनी भी चीज़ें वो आपने आधार नीचे डालने हैं, एक PDF बनाना है उसको सपोर्टिंग पे आपने अपलोड करने। यहाँ पे चाइनीज़, अगर आपको चाइनीज़ सर्टिफिकेट, अगर यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये ज़रूरी है, यहाँ पे उन्होंने नो लिखा हो लेकिन ये कंपल्सरी है। अगर आपने अपलोड नहीं किया ना तो ये मसला बन जाता है, तो उसको आपने ज़रूर अपलोड करें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उसको आपने ज़रूर, ये कंपल्सरी है, जो मेन चीज़ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे चाइना के लिए आइएलटीएस ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाइना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर आप अपलोड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अपलोड करना है चाइनीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। चाइनीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर कोई चाइना वाले के लिए अप्लाई करना है तो वो चाइनीज़ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश थर्ड के लिए अप्लाई करें तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे लैपटॉप में जहाँ पे आपके पास पड़े होंगे तो उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने भी पहले बताया था प्री एडमिशन लेटर, ये ऑप्शन है, ये आपने अभी अपलोड नहीं करना। यहाँ पे अब मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पे आपने पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है लास्ट में, जो पुलिस क्लियरेंस आपके पास बनाया होगा वो आप अपलोड कर सकते पुलिस क्लियरेंस। यहाँ पे जो दूसरा है प्री एडमिशन लेटर, ये अभी आपने कुछ अपलोड नहीं करना है, उसको आपने खाली छोड़ना है। फिर जब आप यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट कर लेते हैं फिर वो आपको एक प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं, फिर आपने वो आपको कहते हैं कि प्री एडमिशन लेटर ले लो और CC पोर्टल पे जाओ और वहाँ पे आप अपलोड करो, तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अभी आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना है, तो उसको आपने खाली छोड़ना है, फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। या आपका सारा फॉर्म फिल हो गया जिस तरह मैंने बताया, इतना आसान है, कुछ नहीं है, ये आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। यहाँ पे ये क्लिक करें, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप CC के हवाले से कि आप अगर फॉर्म में कोई गलती है तो उसको आप एडिट पे विड्रा करो और आप उसको एडिट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपने किस तरह, अगर आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रीड करो फिर वो यहाँ पे और यहाँ पे अपने यस पे क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ये आपका अप्लाई हो गई CC पोर्टल में। आपके पास जो स्टेटस है ये सबमिटेड हो गया आपके पास। आपने ये स्टेटस चेक करना है 2 या 1 दिन बाद, हर रोज़ या 2 दिन बाद अपने स्टेटस चेंज होते हैं या नहीं। तो आपने जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपका ये जो स्टेटस है ये एडमिट में चला जाता है। एडमिट अगर आप चाइनीज़ में वहाँ पे चाइनीज़ में एक्सचेंज करें तो आप एडमिट का मतलब है एडमिट में, मतलब अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसको आप इन प्रोग्रेस में चला जाता है। यहाँ पे आपका फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड योर फॉर्म। यहाँ पे अगर आप अपना फॉर्म देख कर तो माई एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पे आप विड्रा भी कर सकते हैं। अगर आप कहना चाह रहे हो कि मेरे एप्लीकेशन में कोई गलती है या कोई चीज़ मैंने गलत लिखी या कुछ और हुआ है फॉर्म में, मतलब या कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने गलत अपलोड, तो आपने विड्रा करना है। विड्रा करने के बाद यहाँ पे फिर आप उस चीज़ को टिक करना है, फिर आपने अपलोड करना है। अगर आप चाइनीज़ में एक्सचेंज करो तो मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज में करो, वहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है चाइनीज़ में, फिर आप अगर उसको ट्रांसलेट कर लो तो उसको थोड़ा डिफरेंट शो करते हैं ना इंग्लिश से, तो लेकिन एक ही मतलब है दोनों का। तो आपने दोबारा इंग्लिश पे करना है वापस। अभी कभी नेट इशू करता है, लेकिन आपका फॉर्म तब तक आप एडिट कर सकते जब आपका यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट गुजर जाए, तो आप उसको एडिट करने की कोशिश ना करो, क्योंकि फिर बेमसला कर देता बन जाता है ना। तो अगर कोई गलती हो या कुछ हो तो लास्ट डेट से पहले आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर भी एडिट होता है लेकिन फिर मसला क्रिएट होता है ना, आप फिर विड्रा नहीं कर सकते फिर वो। तो पहले अपना फॉर्म
अच्छी तरीके से केयरफुली आपने उसको फिल करना है। फिर आपका जो स्टेटस है, फिर जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको तब आपको कह देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी पे जाओ, आपको इस तरह आपने विड्रा करना है, उसको आपने एडिट करना है। कोई अगर आपकी कोई एप्लीकेशन में गलती हुई या कुछ भी हो, या यूनिवर्सिटी वाले आपको प्री एडमिशन लेटर देते हो, वहाँ पे उसको विड्रा करना है, यहाँ पे आपने प्री एडमिशन अपलोड करना है, फिर आपने सबमिट दोबारा आपने उसको जल्दी सबमिट करना है, उसको इसी तरह नहीं छोड़ना। जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं और प्री एडमिशन लेटर देते हैं, तो जब आप प्री एडमिशन लेटर अपलोड करते हैं तो आपका जो स्टेटस है 1 या 2 दिन बाद उसको इन प्रोग्रेस में चला जाता है। प्रोग्रेस मीन एडमिटेड, तो मतलब यूनिवर्सिटी वाले ने आपको सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपका फॉर्म हो गया, तो आप इसलिए आसानी से आपको उसका स्टेटस भी चेक करते हैं, विड्रा भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर करना चाहो तो ये नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ सीसी आप एक यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टाइप बी पे। तो आप देखिए कि नेक्स्ट जो न्यू एप्लीकेशन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अगर करना चाहो, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, तो आपको के पास ऑप्शन आ जाता है। तो यही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उस तरह आप उसको एडिट करते हो, सबमिट भी कर सकते हो आसानी ईजीली। तो अपने यहाँ पे अगर आप न क्या अगर कोई आप मतलब यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहा हो, अगर आपका दिल करे कि यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने इस पर अप्लाई किया था, तो मैंने उसको यूनिवर्सिटी को हटाना है, तो सिर्फ दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो दूसरी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एजेंसी नंबर आपने कॉपी करना है, और उसी यूनिवर्सिटी के एजेंसी नंबर पे जगह आपने सबमिट करना है, तो आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी। फिर आपने जिस दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए जिस फील्ड में अप्लाई करना है, उस फील्ड को आपने भी चेंज करना है। तो इसी तरह आप यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका बाद में दिल करे कि मैं सीसी पे इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करना, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी का सिर्फ ये चेंज करना है, एजेंसी नंबर आपने चेंज करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वही रहने दो। और मेजर भी आपने चेंज किया, दूसरी यूनिवर्सिटी में जिस मेजर में आपने अप्लाई करना है, तो उसका मेजर आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर आपने सेव और सबमिट पे क्लिक करना है, या फिर उसका मेजर आपको मैं वही दोबारा पहले वाली यूनिवर्सिटी पे कर लेता हूँ, और आपने सेव फिर आपने सबमिट करना है फॉर्म। तो इस तरह आप अगर यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हो बाद में। अगर सीसी पे किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, या पहले यूनिवर्सिटी को आपने रिमूव करना है, तो इस तरह आप उसको रिमूव कर सकते हो, तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये आपका फॉर्म रहा, आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं इसमें। तो इजीली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने फिर आपने फिनिश कर पे क्लिक करना है, आप उसको अपने साथ सेव भी कर लो कि आप अपना स्टेटस आसानी के साथ चेक क्या करिए। स्टेटस माई एप्लीकेशन पे जाया करो, और आपका अपना स्टेटस जो है वो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हमें आंसू स्कॉलरशिप आपका फॉर्म किस तरह फिल करना है, और यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने किस तरह, हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म सेम ही थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं तरीका बताऊँ कि किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद इंशाल्लाह आंसू स्कॉलरशिप अप्लाई की, आंसू स्कॉलरशिप के लिए आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, किस तरह अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर वीडियो बनाऊँगा। ये आसान है, मैंने सीसी पे किस तरह अपना फॉर्म फिल करना है, तो उसको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में रखना। अस्सलाम वालेकुम।